गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो सब लोग आ चुके हैं शालीमार बाग। और कौन सा स्कूल है? सिविल लाइन, करोल बाग, किशनगढ़। सब लोग आ चुके हैं। चलो, तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किया था, ठीक है। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक देखो, मुझे चैट में लिखते जाना, ठीक है। लिख लो, समझ आ जाए जो भी है मुझे चैट में लिख के बताते जाना, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है आज का, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो पहले मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझाती हूँ कि है क्या, ठीक है। तो देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि हमारे जो भी कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड किसकी बॉन्डिंग से बनता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होते हैं? दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं। फर्स्ट इज सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सेकंड इज पाई बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। तो देखो, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सब पढ़ा था कि हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं। एस सब शेल होता है, पी सब शेल होता है, डी सब शेल होता है, एफ सब शेल होता है ना। और ये जो सब शेल्स हैं इनकी ओवरलैपिंग से क्या बनते हैं? सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो अगर हम जैसे मान लो ये मेरे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जब हम कराएंगे, ओवरलैपिंग से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेंगे हमारे कौन से मतलब हमें मिलेगा हमारा कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ की। अगर हम बात करें तो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई और उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है उस ओवरलैपिंग में, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वो जो कोवलेंट बॉन्ड होगा उसकी भी स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। अगला है ईच एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इफ वन एटॉमिक ऑर्बिटल हैव इलेक्ट्रॉन पेयर एंड अदर इज वेकेंट, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो देखो, इसको समझते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अगर हम ओवरलैपिंग करा रहे हैं, ठीक है, हमें कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो हम कहें कि हमारे दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे मैंने मैंने एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया, एक मैंने दूसरा पी एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया। अब मैंने कहा इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब होगा क्या? जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन का, जो कि ओवरलैप करके क्या बनाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है, मैं बोलूँ मेरे पास ये पी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा पी एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो अभी भी अगर ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन अब इस केस में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और इस केस में बनेगा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो दो तरह से ओवरलैपिंग हुई हमारी, अपोजिट स्पिन, दो अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर है, दूसरा वाला वैकेंट है, तो उस केस में बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग को, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह से ओवरलैपिंग है। पहली है हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग और दूसरी हमारे पास क्या जाएगी? साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। तो जैसे देखो, मैंने ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए, ठीक है। मान लेते हैं, मैं मान रही हूँ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का मतलब क्या है? ये मैंने बनाया एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड, इंटर न्यूक्लियर
एक्सिस, ठीक है। मतलब वो एक्सिस जो मेरी न्यूक्लियस से पास होती हुई जा रही है, जो भी मेरे एटम्स गिवन है उसके न्यूक्लियस से जो पास होती हुई एक्सिस जाएगी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहलाएगी। अब मैंने मान लिया ये, मान लो यहाँ पर मेरे दो एटम्स थे, इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस से पास होती है, मैंने ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को जेड एक्सिस मान लिया है, ठीक है। तो जेड एक्सिस मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और मैं मान रही हूँ अगर ये जेड इंटरन्यूक्लियर है तो इसके परपेंडिकुलर वाली ये एक्स होगी, और इसके एक और परपेंडिकुलर वाली वाई होगी, ठीक है। तो एक्स वाई और जेड एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। अब देखो, अगर हमें सिग्मा बॉन्ड बनाना है, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हो सकती है? तीन तरह से सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। तो पहली कंडीशन क्या है, मैंने लिया कोई भी दो एटम्स लिए, उनके दोनों के एस ऑर्बिटल को लिया, ठीक है। एक एस ऑर्बिटल, दूसरा एस ऑर्बिटल, मैं दोनों एस ऑर्बिटल्स की क्या करा रही हूँ, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग करा रही हूँ, ठीक है। एस ऑर्बिटल हमेशा हेड ऑन हेड ही ओवरलैपिंग करेंगे, साइड वाइज नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैंने दो ऑर्बिटल्स लिए, एक एस, दूसरा एस, दोनों की मैंने हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग कराई, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों में ओवरलैपिंग कराऊंगी, ये मेरा एस ऑर्बिटल, ये मेरा दूसरा एस ऑर्बिटल, इन दोनों की ओवरलैपिंग कराई हमने, तो ये बनाएगा हमारा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो एस और एस के हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। पहला केस ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा केस। सेकंड केस हमारा हो सकता है, अगर मैं क्या करूं, एक एस ले लूं, एक तो ऐसी था, दूसरे एटम का मैंने पी जेड ऑर्बिटल ले लिया। जेड क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जेड वाली मेरी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो मेरे को ऐसा लेना है कि दोनों हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग कर पाए, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे पी जेड ले लिया। तो एक एस ऑर्बिटल, दूसरा पी जेड ऑर्बिटल, दोनों की हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग करा दो, उस केस में भी तुम्हें क्या मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड ही मिलेगा। तो ये हमारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, लाइन सीधी है, मेरी लाइन कभी भी सीधी नहीं बनती है, वैसे तो दुनिया बहुत टेढ़ी है, दुनिया टेढ़ी है तो मेरी लाइन भी हमेशा ही टेढ़ी रहती है, सीधी हुई नहीं। चलो देखो, तो ये मेरी जेड एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब इसी पे मुझे एस और पी जेड ऑर्बिटल बनाना है, तो एक मैंने लिया एस ऑर्बिटल, और दूसरा मैं इसकी बॉन्डिंग करा रही हूँ पी जेड से। सही बना? मज़ा नहीं आया बना के। हम्म, अब एस और पी जेड, इन दोनों ने क्या करी है, ओवरलैपिंग करी है, और ये बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, एस ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल, ठीक है। सेम थर्ड केस हमारा क्या हो सकता है, अगर हम ले लें दोनों पी जेड ऑर्बिटल, अभी भी लाइन सीधी नहीं हुई मेरी, तो एक मैंने लिया पी जेड ऑर्बिटल, दूसरा मैंने पी जेड ऑर्बिटल लिया, इन दोनों की मैंने ओवरलैपिंग करा दी, तो ये भी कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। और जेड एक्सिस मेरी है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो पी जेड और पी जेड मिलके क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड याद रखना है, किस किस कौन कौन से ऑर्बिटल्स बनाएंगे, अगर जेड एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो एस और एस, एस और पी जेड, और पी जेड और पी जेड मिलके बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इन केस अगर वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस चेंज कर दें, है ना, उन्होंने जेड एक्सिस की जगह सपोज एक्स एक्सिस ले लिया, तो एस और एस तो फिर भी मिलके सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे, बट अब एस और पी एक्स मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और पी एक्स और पी एक्स मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अगर उन्होंने वाई एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ली है, तो वाई में एस और पी वाई
और पी वाई, ये मिलके क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स भी चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हमारी हो गई, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अगला देखो, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो अब मेरे पास दो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, मैं इनको साइड वाइज ओवरलैप करा रही हूँ। अभी हमने हेड ऑन हेड कराया, अब मैं साइड वाइज करा रही हूँ, ठीक है। तो पहला केस क्या हो सकता है, जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो पहला केस हो सकता है, अगर जेड एक्सिस मेरी, ये मेरी जेड एक्सिस थी जो कि मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थी, ठीक है। जेड एक्सिस के जो परपेंडिकुलर है ये पी एक्स, और इसी के साथ एक परपेंडिकुलर पे क्या होगी, पी वाई होगी, ठीक है। तो अगर मैं चाहती हूँ मेरी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो तो हमें किसकी ओवरलैपिंग करानी पड़ेगी, एक पी एक्स, एक पी एक्स, दोनों पी एक्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग कराओ तो पाई बॉन्ड बन जाएगा। दोनों पी वाई, एक पी वाई दूसरा पी वाई, दोनों की पी वाई की साइड वाइज ओवरलैपिंग कराओ तो पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। पी जेड और पी जेड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे अगर जेड एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो, ठीक है। जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगी तो पी जेड सिग्मा बॉन्ड, पी एक्स पाई बॉन्ड, पी वाई पाई बॉन्ड, ठीक है, याद रहेगा इतना। अब देखो, एक तो पी बी का हो गया, ठीक है। अगला है पी और डी के बीच में, ठीक है। तो अगर एक पी ऑर्बिटल है मेरा पी एक्स मान लो, दूसरा मैंने एक डी ऑर्बिटल ले लिया, ठीक है। तो पी और डी मिलके भी क्या करेंगे, ओवरलैपिंग साइडवाइज जब करेंगे तो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। ऐसे ही सेम अगर मैं ले लूँ डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल, ठीक है, एक डी ऑर्बिटल दूसरा डी ऑर्बिटल, ये दोनों भी अगर साइडवाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब देखो एक एक करके लिखते हैं इसको। ये मेरी जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस पे एक बना देते हैं एक्स एक्स, सॉरी पी एक्स, और दूसरा भी बना देते हैं पी एक्स। ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे साइड वाइज तो ये बनाएंगे पाई बॉन्ड। ऐसे ही सेम हमारा जाएगा, सेम फॉर पी वाई, ये हमने बनाया था पी एक्स के लिए, ठीक है। और ऐसे ही हमारा सेम पी और डी के लिए जाएगा। तो ये अगर मेरा पी ऑर्बिटल है और ये हमने बनाए हमारे डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये भी क्या करेंगे, ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाएंगे। और तीसरा केस मैंने बोला था, दोनों ही डी ऑर्बिटल हैं, तो एक तो डी ऑर्बिटल ये रहा हमारा, दूसरा डी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, तो ये दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या कराएंगे, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, डी ऑर्बिटल को डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड स्क्वायर है, या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो उसको थोड़ा डिटेल में जाने की ज़रूरत है, तो उसको हम लोग एक पूरी क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो पहले इतना लिख लो, जितना भी मैंने बोला है ये सब लिख लो। चेंज कर रही हूँ मैं स्लाइड, ये लिख लेना कोवलेंट और कोऑर्डिनेट के लिए
नेक्स्ट लिख लो, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, हेड ऑन या फिर एक्सियल ओवरलैप, साइड वाइज या फिर लेटरल ओवरलैपिंग। चेंज कर रही हूँ मैं स्लाइड। ई बना लेना स्ट्रक्चर सेकंड और थर्ड वाला। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट करते हैं आगे। तो अब हमारे पास टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन का पहले तो हम कंसेप्ट पढ़ते ही क्यों हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ तुम्हें CH4 के लिए। तो हमारे पास कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है CH4, ठीक है, मीथेन। अगर अब मुझे मीथेन की बात करूं तो कार्बन यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6, कन्फिग्रेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अब मुझे इसकी बॉन्डिंग करानी है हाइड्रोजन के साथ, मतलब 1s1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कार्बन के 2s और 2p वाले बॉन्डिंग करेंगे हाइड्रोजन के 1s के साथ। ठीक है, ये 2s, ये 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पर मुझे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करानी है 4 हाइड्रोजन के साथ, तो मुझे इसके 4 ऑर्बिटल्स चाहिए जो बॉन्डिंग कर पाए हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो हमने करा दिया इसका एक्साइटेशन। एक्साइटेशन होने के बाद हमें यहाँ से 4 ऑर्बिटल्स मिल गए जो हाफ फील्ड हैं, जो कि ईजिली बॉन्डिंग कर सकते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो ये चारों बॉन्डिंग करेंगे हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब देखो, अगर मैं देखूँ CH4 मॉलिक्यूल को,
CH4 मॉलिक्यूल में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। सारे के सारे जो ये CH बॉन्ड्स हैं, है ना, ये सेम होते हैं, कोई डिफरेंट थोड़ी है। चारों के चारों जो CH बॉन्ड्स हैं वो क्या है, सेम है। पर अगर मैं यहाँ पे बॉन्डिंग की बात देखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसका 2s, इसका 2p, हो क्या रहा है, कार्बन का 2s हाइड्रोजन के 1s के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, कार्बन के 2p हाइड्रोजन के 1s के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं। यानी कि जो एक बॉन्ड मेरा सिग्मा बॉन्ड बना है, मान लो ये वाला मेरा जो सिग्मा बॉन्ड बना है, वो वाला किससे बना हुआ है, वो 2s और 1s के बॉन्डिंग से बना है। और बाकी तीनों किससे बने हैं, 2p और 1s से बने हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि s और p की एनर्जी में डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, है ना, क्योंकि चार, एक बॉन्ड अलग है, तीन बॉन्ड अलग है, तो बॉन्डिंग में ही डिफरेंस आ गया, तो यहाँ बॉन्ड्स में भी डिफरेंस आना चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है। तो इसी वजह से हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन सारे ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करा देते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं और अब हमने पढ़ रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब तुम ओवरलैपिंग कराओगे तो वो कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। जब तुम उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कर दोगे तो वो क्या कराएंगे, वो बनाते हैं न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो intermixing of pure orbitals in order to form new hybrid orbitals having same energy and same shape for bonding purposes is called hybridization। तो हम क्या करेंगे, इस s और इस p की ओवरलैप मतलब इंटरमिक्सिंग कराएंगे और ये बन जाएगा sp3। एक s, तीन p, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कराते हो उतने ही फाइनल तुम्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। तो अगर चार की मिक्सिंग कराई तो तुम्हें टोटल चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे और चारों के चारों की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, ठीक है। तो अब कार्बन के पास चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो कि बॉन्डिंग करेंगे हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। तो कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग करेंगे हाइड्रोजन के 1s के साथ, तो चारों के चारों क्या करेंगे, सेम बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो मेन जो क्वेश्चन जेई में आता है, ठीक है, हमें तो पेपर सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें ये सब हाइब्रिडाइजेशन याद होनी चाहिए, तो याद इन द सेंस पता होनी चाहिए कि कैसे निकालनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला मैं बोलूँगी कि फॉर्मूला भी लगा सकते हो, अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से लगा सकते हो, पर अगर डायरेक्ट स्ट्रक्चर पता हो तो स्टेरिक नंबर के थ्रू तुम हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हो, है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ अमोनिया की, NH3, ठीक है। तो अगर मुझे अभी देखो रिसेंटली जेई मेंस और एडवांस दोनों में ही एक एक क्वेश्चन आया हुआ था हाइब्रिडाइजेशन का, जहाँ पे उन्होंने sp3d2 पूछ रखा था और चार ऑप्शन थे जिसमें से आई थिंक एक ICl2 माइनस था। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने पूछी थी कि इनमें से किसकी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और आई थिंक उसका आंसर ICl2 माइनस था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बट ऐसे कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें दे देंगे हाइब्रिडाइजेशन और पूछेंगे इस कंपाउंड बताओ किस कंपाउंड की ये हाइब्रिडाइजेशन है, या फिर तुम्हें कंपाउंड दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ठीक है। तो कैसे करना कैसे है, अमोनिया है मेरे पास, तो देखो पहले तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, ये लिख लो, ठीक है। अब बोरोन के लिए तीन डॉट्स बनाने हैं, 1 2 3, कार्बन के लिए 4, 1 2 3 4, नाइट्रोजन के लिए 5, 1 2 3 4 5, इसके लिए 6, 1 2 3 4 5 6, इसके लिए 7 7, इसके लिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये डॉट्स याद रखने हैं, 3 7 8, ठीक है। अब इन डॉट्स के हिसाब से स्ट्रक्चर भी बन जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन भी हो जाएगी। तो जैसे देखो अमोनिया है, ठीक है, NH3 नाइट्रोजन बनाओ, नाइट्रोजन के साथ लगा दो 5 डॉट, 1 2 3 4 5, तीन डॉट चले गए हैं हाइड्रोजन के पास, 1 2
3, एक रह गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर रह गया, इसको बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है। टोटल स्टेरिक नंबर किसके इक्वल होता है? टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर, ये कहलाता है स्टेरिक नंबर। ठीक है। तो टोटल बॉन्डिंग कितने हैं? 1 2 3, और लोन पेयर एक है, तो स्टेरिक नंबर हो गया 4। ठीक है, यानी कि स्टेरिक नंबर 4 आ चुका है मेरा। अब मुझे 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन लिखनी है, तो 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन याद रखनी है sp3। ठीक है, तो मैं एक एक करके सबकी लिखवाती हूँ। अगर स्टेरिक नंबर 2 आ जाए, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन जाएगी sp। अगर स्टेरिक नंबर 3 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर स्टेरिक नंबर 4 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर स्टेरिक नंबर 5 आ जाए तो sp3d। अगर स्टेरिक नंबर 6 आ जाए तो sp3d2। और 7 के लिए sp3d3। 7 वाला बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है, मोस्टली 6 और 5 वाले पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन लिख लो, और उसके बाद फिर अब एक एक करके हम सबकी हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। ठीक है, पर पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हाइब्रिडाइजेशन की लिखनी है हमें, जैसे ये CH4 का स्ट्रक्चर, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, और हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली होती क्या है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमिक्सिंग कराओ, है ना। अच्छा, इसके अलावा अभी रिसेंटली एक जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। उन्होंने पूछा था कि, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाते हैं या फिर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाएंगे, दोनों में से किसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है? तो बॉन्ड फॉर्म बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर स्ट्रॉन्गर देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली जेई में पूछा गया था। ठीक है, बाकी कुछ नहीं लिखना। ठीक है, तो डेफिनेशन, ये पॉइंट, और उसके बाद एक CH4 का स्ट्रक्चर, और फिर ये सब पॉइंट्स लिखने हैं, और फिर हम एक एक करके स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसको मैं नीचे ही शिफ्ट कर देती हूँ। लिखो। चेंज कर रही हूँ मैं स्लाइड। हाँ बेटा, दिखा रही हूँ लास्ट स्लाइड। ये लो, ये वाली ना, शालीमार बाग। ठीक है, ठीक है।
इसमें देखो एक पॉइंट है, फिफ्थ वाला पॉइंट है ना, तो मुझे याद आया, मैंने अभी रिसेंटली नीट का एक पेपर देखा था मणिपुर का। तो उन्होंने ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछ रखा था बना के। तो उन्होंने पूछ रखा था, हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन था, जिन्होंने उन्होंने पूछ रखा था कि अगर हम ओवरलैपिंग करा रहे हैं हमारे 2p ऑर्बिटल की, और आई थिंक 4p ऑर्बिटल था, 2p और 4p ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन कराई हमने, और बताओ फाइनल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो ये चीज़ याद रखनी है, जब भी हाइब्रिडाइजेशन होती है उन ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन होगी जिनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है। जैसे हमने यहाँ पे 2s और 2p का करवाया, इंटरमिक्सिंग कराई, तो 2s और 2p के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है। 2p और 4p का एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, जिसके वजह से उनकी मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। तो 2s और 2p, उन्हीं ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करानी है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन करानी है जिनके बीच में एनर्जी गैप कम होता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट लिख लेना, ये भी रिसेंटली नीट में पूछा गया था। कर दूँ चेंज? शालीमार बाग चेंज कर दूँ? नेक्स्ट स्लाइड देख, नेक्स्ट स्लाइड लिख लो। चेंज कर रही हूँ मैं, नेक्स्ट स्लाइड। चेंज कर दूँ, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये करो क्वेश्चन। तो इसमें सबकी हाइब्रिडाइजेशन लिखनी है, ठीक है। तो पहले अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई, sp3, ठीक है। अगला करते हैं H2O का। H2O में ऑक्सीजन के लिए कितने डॉट बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। दो चले गए हाइड्रोजन के पास, दो हमारे क्या रह गए, लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया टोटल, 4। और 4 के लिए भी मैंने बताया हाइब्रिडाइजेशन कितनी जाएगी, 4 के लिए sp3। तो यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है sp3, ठीक है। अगला हमारे पास क्या कंपाउंड था, CO2। थर्ड कंपाउंड है CO2। CO2 में कार्बन के बनाने हैं 4 डॉट, 1 2 3 4। अच्छा, ऑक्सीजन जो है वो हमेशा डबल बॉन्ड की फॉर्म में जाता है, तो वो 2 डॉट लेके जाएगा। एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन।
तो अब टोटल स्टेरिक नंबर कितना हो गया, एक मतलब दो डॉट्स हैं, इसको एक ही कंसीडर करना है, ये पाई बॉन्ड बना है तो पाई में दो बॉन्ड्स में से एक ही बॉन्ड को कंसीडर करना है। तो टोटल हो गया 1 + 2, स्टेरिक नंबर 2, 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट है SF6। तो SF6 में सल्फर पे 6 डॉट, 1 2 3 4 5 6, और 6 के 6 जा रहे हैं फ्लोरीन के पास। तो स्टेरिक नंबर हो गया 6, और हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp3d2। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, फिफ्थ है SO2। तो सल्फर पे 1 2 3 4 5 6, एक ऑक्सीजन के पास गया, दूसरा ऑक्सीजन के पास गया, एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर हो गया 3, 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है SO3। तो सेम ऐसे ही बन जाएगा SO3 के लिए भी। तो इसका खुद से ट्राई करो, NH4+। मैं एक बता देती हूँ जो थोड़ा मुझे लग रहा है नहीं कर पाओगे, XeOF4 बताती हूँ। ठीक है, XeOF4। तो यहाँ पे जिनॉन के लिए 8 डॉट बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 तो फ्लोरीन के पास चले गए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेके जाएगा, एक लोन पे रह गया। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया स्टेरिक नंबर, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ जाएगी, sp3d2। ठीक है, अभी मैं इन सबके स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगी, तो लिख लो पहले एक एक करके, लिखो। तो अभी मैं कमेंट्स देख रही थी, तो कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम सिलेबस कब ख़त्म होगा। तो तुम चाहते हो मैं जल्दी से भाग जाऊं सिलेबस कंप्लीट करा के? कौन कौन पूछ रहा था, अमित कुमार, बेटा तुम चाहते हो मैं चली जाऊं क्लास से? जल्दी जल्दी सिलेबस करा दूं? सिलेबस हो जाएगा, तुम्हारे एग्ज़ाम से पहले ही हो जाएगा, है ना, बहुत पहले ही करा देंगे हम लोग, ताकि ताकि रिवीजन करा पाएँ, क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करा पाएँ। तो सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा जिन्होंने कमेंट करा है गुड आफ्टरनून, तो उनके लिए गुड आफ्टरनून। ठीक है, बाकी सिलेबस हो जाएगा, है ना। तुम चाहते हो मैं जल्दी जल्दी करा के भाग जाऊं, वो भी मैं कर सकती हूँ, पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। इसलिए मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रही हूँ, ताकि समझ आ जाए, क्योंकि ये टाइम है समझने का। ये टाइम ऐसे अगर ऊपर से जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है ना।
अगला कर लो। H2O और CO2 का लिख लो। अभी भी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैम सिलेबस कब होगा, सिलेबस कब होगा। तो बेटा सिलेबस हो जाएगा, है ना। कुछ लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं। तो सिलेबस हो जाएगा, तुम्हारे एग्ज़ाम से पहले हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। और उसके अलावा अभी तुम्हारे जैसे 11th के स्कूल के एग्ज़ाम्स होंगे, तो उससे पहले हो जाएगा। प्रैक्टिस भी तुम्हें बहुत अच्छे से करा दी जाएगी, ठीक है। अभी तो मैं थ्योरी थ्योरी पे मेन फोकस कर रही हूँ, ताकि जब एक बार मेरे सारे चैप्टर्स हो जाएं उसके बाद मैं आराम से क्वेश्चन करा पाऊँ, ठीक है। तो चेंज कर दूँ अब। नेक्स्ट लिखो। लिख लिया ये। अच्छा, ये अब जो बाकी हैं ये खुद से ट्राई करो। SO3, NH4+, XeF4, IF7, H2SO4, ठीक है। H2SO4 का मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ। ये होता है हमारा स्ट्रक्चर H2SO4 का, ठीक है। तो तुम इसके लिए अब तुम्हें निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन। तो खुद से एक बार ट्राई करो, और नहीं आए तो मेरे से पूछो। कौन कौन से खुद से ट्राई करने हैं? SO3, NH4+, XeF4, IF7 और H2SO4। इसको करो जरा खुद से ट्राई। करे किसी ने? सिविल लाइंस, किशनगढ़, शालीमार बाग, किसी भी स्कूल ने नहीं करा एक भी? SO3 के कितनी आएगी हाइब्रिडाइजेशन? हम्म। मतलब मैं ये मान लूं कि किसी को भी नहीं आता? SO3। हम्म। क्या होगी SO3 की हाइब्रिडाइजेशन? SO3, सल्फर 6.1 2 3 4 5 6, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, तो टोटल स्टेरिक नंबर हो गया 3। और 3 में हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है। अगला क्या था? NH4+, इसको अब खुद से करना है। XeF4, ये भी इजी है, हो जाएगा। जिनॉन के 8 डॉट बनाओ, नाइट्रोजन के 5 डॉट। अच्छा, NH4+ मैं एक बार बता देती हूँ क्योंकि प्लस चार्ज है इसमें। तो
NH4+। नाइट्रोजन के 5 डॉट होते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है तो एक डॉट हटा दो, तो नाइट्रोजन 1 2 3 4, चारों के चारों हाइड्रोजन ले गया। कितने हो गए स्टेरिक नंबर? 4। 4 के लिए कितना हाइब्रिडाइजेशन? sp3। ठीक है, XCF4 हो जाएगा। XCF4 में कैसे करोगे? जिनॉन के 8 डॉट 4 चले गए फ्लोरीन के पास, 4 रह गए, मतलब 2 लोन पेयर हो गए, तो टोटल हो गया स्टेज नंबर 6। अगले का IF7, 7 डॉट बनेंगे, 7 के साथ फ्लोरीन ले गया, तो यानी कि स्टेज नंबर 7। H2SO4 देखो, अभी मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया, तो सल्फर के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड और चौथा सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, जिसके जितने सिग्मा बॉन्ड हैं उतने उसका स्टेरिक नंबर मान लो और उसी के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन लिख लो। तो 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड का होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, लिख लो ये H2SO4 SO3। करें आगे, सब बना लिए हैं। SO2 बना लेना और NH4+, ये दोनों भी लिख लो। ठीक है, आगे करें। तो अब मैं कुछ होमवर्क दे रही हूँ, पहले इसका तुम्हें इनकी हाइब्रिडाइजेशन लिख के लानी है। ICl2 अगला है PCl5, नेक्स्ट है PCl3F2, नेक्स्ट है SF4। इन सब की हाइब्रिडाइजेशन लिख के लानी है। ठीक है, लिख लो इसको होमवर्क के लिए।
करें आगे। अब ये देखो कुछ हाइब्रिडाइजेशन के मैंने स्ट्रक्चर बना रखे हैं। तो पहला है एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो एसपी में क्या होगा हमारे पास, एसपी के लिए जो स्ट्रक्चर आता है वो कैसे जाता है, लीनियर स्ट्रक्चर जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है BeCl2 मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो अभी मैं लिखवाऊंगी VSEPR थ्योरी। तो sp के लिए यानी कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, इनकी हमने इंटरमिक्सिंग करी और क्या बनाया, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, ठीक है। तो याद रहेगा sp में एक s रहेगा एक p रहेगा, इन दोनों की इंटरमिक्सिंग से sp के ऑर्बिटल बनेंगे। टोटल बनेंगे कितने, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, ठीक है। अच्छा, जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं वो दोनों के दोनों बॉन्डिंग करेंगे क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो जैसे देखो ये वाला फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये वाला सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेरिलियम का, ठीक है। इन दोनों ने क्या कर रखी है, बॉन्डिंग कर रखी है क्लोरीन के साथ, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप, एक तो बड़ा लोब बनेगा और एक छोटा लोब बनेगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप, ठीक है। अभी रिसेंटली एक जेई में क्वेश्चन आया था जहाँ पे उन्होंने sp3 के बारे में पूछ रखा था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन दे रखी थी और पूछ रखा था, मतलब उसका कुछ शेप के बारे में पूछ रखा था। तो एक sp, तीन p ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग करेंगे तो चार sp3 के ऑर्बिटल्स मिलेंगे, ठीक है। चारों के चारों की शेप कैसी रहेगी, एक बड़ा लोब और एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब, ठीक है। चारों के चारों ऐसे रहेंगे। तो चारों के चारों ऐसे रहेंगे, तो ये जो है चारों के चारों ये अरेंज होते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। अभी मैं ज्योमेट्री खैर कराती हूँ, इसको छोड़ो। तो एक एस, तीन पे मिलके क्या बनाएंगे, चार sp3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp2 में एक हमारा s रहेगा और दो हमारे कौन कौन से रहेंगे, p के रहेंगे। तो एक p, दूसरा p, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो देखो तीन बने हैं यहाँ पे, एक ये रहा मेरा, दूसरा ये है और तीसरा ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। अगला है sp3d, तो एक s होगा, उसके बाद हमने तीन p लिए हैं और एक d ऑर्बिटल लेना है, ठीक है। तो ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं यहाँ पे, sp3d और sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। टोटल कितने बनेंगे, पांच बनेंगे, तीन चार पाँच, पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। और इसमें ये याद रखना है, अभी ना मुझे याद आया sp3d का उन्होंने PCL5 का एक क्वेश्चन दिया था, जेई एडवांस या पता नहीं जेई मेंस में आया हुआ था। PCL5 के लिए उन्होंने दे रखा था कि PCL5 की हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने पूछ रखा था d ऑर्बिटल इन्वॉल्व कौन सा होता है। तो उन्होंने ये दे रखा था sp3d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उन्होंने ऐसा कुछ लिख के दिया था और पूछा था ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना है, sp3d के अंदर ये जो d वाला है ये d जेड स्क्वायर होता है, ना कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये उनका ऑप्शन गलत था। PCL5 sp3d तो था पर d में भी d जेड स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो देखो इतनी छोटी सी चीज़ थी जो जेई वालों ने पूछी थी, बट स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते कि यहाँ पे d ऑर्बिटल कौन सा होगा, तो ऐसे ही रट के चले आते हैं sp3d है, d पता नहीं कौन सा है, तो d जेड स्क्वायर है, ठीक है। आगे देखते हैं sp3d2। तो हमारे पास छह हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे sp3d2 के, ठीक है। अच्छा, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये sp3d वाला लिख लो, है ना। इसमें एक s, तीन p, एक d, ये लिख लो, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है।
लिख लिया सबने? चेंज कर दूं? ये भी लिख लेना sp3d2 का। तो 6 ऑर्बिटल्स बनाने हैं ना, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अच्छा, इसमें इसमें भी तो डी है, तो इसमें डी कौन सा यूज होगा? तो एक डी यूज होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा होगा जेड स्क्वायर। ठीक है, दोनों में जेड स्क्वायर है, इसमें एक एक्स्ट्रा यूज हुआ है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। ठीक है, तो ये लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब हमारी थ्योरी आती है वीएसईपीआर थ्योरी। ठीक है, तो हम वीएसईपीआर थ्योरी में जो भी हमें कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे, हम उनका क्या बताते हैं, ज्योमेट्री के बारे में बताते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री और साथ साथ हम शेप भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में क्या है, द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। तो देखो, इसमें क्या होता है, एटम्स जो होते हैं उनके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस वे में अरेंज करते हैं ताकि उनके बीच में मिनिमम से मिनिमम रिपल्शन रहे। ठीक है, तो जो भी मॉलिक्यूल होगा वो उस फॉर्म में अरेंज हो जाता है ताकि उसमें क्या हो जाए, मिनिमम रिपल्शंस हो जाए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिपल्शंस होते किसके बीच में है, लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लास्ट में बॉन्ड पेयर। तो ये हो गया रिपल्शंस का ट्रेंड। ठीक है, अब देखो ये थ्योरी हमें मेन याद रखना है इसमें कि कोई भी तुम्हें मॉलिक्यूल दे रखा है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसकी शेप क्या है, उसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना है, या उसमें कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं, है ना। तो ये मेन चीज़ें हैं जो हम वीएसीपीआर थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला तो हमें, जो मैंने अभी तुम्हें पीछे पढ़ाया था, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम, मतलब वही नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, तो ये तुम्हारा कैलकुलेट होगा स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर के बेस पे तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें ज्योमेट्री, शेप, बॉन्ड एंगल, ये सब चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो देखो, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ BCl3 का। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, स्टेरिक नंबर हो गया 3। ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ मैं तुम्हें SO2 का। अभी हमने पीछे पढ़ा था सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक लोन पेयर था। ठीक है, पीछे ही हमने पढ़ा था, इसका ऐसे था 1 2 3 4 5 6 डॉट बनाए थे, 2 ऑक्सीजन ले गए थे, मतलब 4 ऑक्सीजन चले गए, 4 डॉट 2 ऑक्सीजन ले गए, और एक लोन पेयर रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर कैलकुलेट करूँ तो कितना हो जाएगा, 1 2 3। टोटल स्टेरिक नंबर कितना है, 3। बट क्या इन दोनों की शेप सेम जाएगी? नहीं, दोनों की ज्योमेट्री सेम है, दोनों क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, बट दोनों की शेप अलग अलग जाएगी। तो जिनके स्टेरिक नंबर सेम होते हैं उनकी ज्योमेट्री तो सेम होती है पर उनकी शेप सेम नहीं होती है। शेप को हम देखते हैं जब हम लोन पेयर को हाइड कर देंगे, हाइड करने के बाद, ये तो हाइड ही हो गया, हाइड करने के बाद हमें जो चीज़ दिख रही होगी, जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, लोन पेयर को छुपा दो, लोन पेयर को छुपाने के बाद जो भी तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है वो तुम्हारी शेप होती है। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर सेम है तो यानी कि ज्योमेट्री सेम है, शेप सेम नहीं होगी, बॉन्ड एंगल भी डिफर करेगा। ठीक है, अब देखो, स्टेरिक नंबर जैसे ये हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेरिक नंबर है दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे तीनों सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी स्टेरिक नंबर हो,
उसके लिए भी अलग अलग केस बन सकते हैं कि या तो सारा जो स्टेरिक नंबर है वो सिग्मा बॉन्ड के वजह से हो, या फिर वो सारा स्टेरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की वजह से हो। ठीक है, तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। मैंने ये टेबल बनाया है, स्टेरिक नंबर, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्री, शेप और एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा टाइम कम है तो हम लोग सेकंड और थर्ड के लिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्टेरिक नंबर 2 और स्टेरिक नंबर 3 के लिए। ठीक है, तो देखो अगर स्टेरिक नंबर 2 है, 2 का मतलब हो गया कि उसके अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, या फिर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक सिग्मा और एक लोन पेयर। वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मतलब वैसे है एग्जाम्पल सीओ का, पर वो नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो हम स्टेरिक नंबर 2 के लिए एक केस पढ़ेंगे जो कि क्या होगा हमारा, कि जिसमें दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है। ठीक है, अब इसके लिए एग्जाम्पल जैसे हम देखें, अभी मैंने पीछे बढ़ाया था BeCl2 का। BeCl2 में क्या था, स्ट्रक्चर कैसे था इसका, बेरिलियम और 2 क्लोरीन लगे हुए थे। ठीक है, अब देखो डॉट वाले मेथड से स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेरिलियम के लिए 2 डॉट बनानी है, 1 2। ठीक है, जितने भी एल्कली मेटल्स आएंगे जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, उनके हम स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ते हैं, पर जितने भी जैसे बेरिलियम एल्किलाइन अर्थ मेटल्स आएंगे उनके लिए 2 डॉट बनाना है। ठीक है, तो अब मैंने बेरिलियम के लिए 2 डॉट बनाए, दोनों के दोनों कौन ले गया, क्लोरीन ले गया। ठीक है, तो यानी कि इसका स्टेरिक नंबर हो गया 2। 2 स्टेरिक नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन कितनी थी, sp। तो इसकी यहाँ पे लिख लेते हैं कहीं पे, हाइब्रिडाइजेशन कहाँ लिखे, यहाँ लिख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई, sp। ठीक है, अब ज्योमेट्री की बात आती है, तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp होती है तो उस केस में ज्योमेट्री हमारी कैसी होती है, लीनियर। ठीक है, अगर किसी के अंदर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और हमारी जो शेप होती है वो सेम होती है, तो शेप भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, लीनियर ही हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। तो देखो बॉन्ड एंगल लीनियर स्ट्रक्चर के लिए इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो लीनियर के लिए बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, स्टेरिक नंबर 2, 2 में दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड है, एग्जाम्पल BeCl2। BeCl2 के अंदर बेरिलियम के लिए हमने 2 डॉट बनाए, दोनों के दोनों क्लोरीन ले गया, तो 2 स्टेरिक नंबर हो गया। स्टेरिक नंबर 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो उसके लिए ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। अगर लोन पेयर नहीं होता है तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होती हैं, तो यानी कि लीनियर, लीनियर। बॉन्ड एंगल लीनियर ज्योमेट्री के लिए 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेरिक नंबर 2 के लिए। ठीक है, एक और एग्जांपल CO2, एक और एग्जांपल लिखते हैं इसका, CO2। ठीक है, CO2 का कैसा स्ट्रक्चर होता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, जैसे देखो कार्बन है, 4 डॉट बनाओ, 1 2 3 4, 2 डॉट ऑक्सीजन के पास, 2 डॉट ऑक्सीजन के पास, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया इसका, 2 हो गया। 2 सिग्मा बॉन्ड है तो स्टेरिक नंबर 2। ठीक है, अब 2 के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, कोई भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर 2 के लिए हमारा केस हो गया। पहले इसको लिख लो फिर स्टेरिक 3 पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखें 3 के लिए। 3 का देखते हैं अब। तो स्टेरिक नंबर 3 के लिए हमारे पास 2 केस हैं, या तो तीनों की तीनों सिग्मा बॉन्ड हो, लोन पेयर 0, या फिर 2 सिग्मा बॉन्ड हो और 1 लोन पेयर हो। ठीक है, रिवर्स भी हो सकता है, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, पर वो एग्जाम्पल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो 2 और 1।
अब देखो अगर तीनों की तीनों सिग्मा बॉन्ड है, जैसे एग्जाम्पल BCl3, तो बोरोन के लिए हमें 3 डॉट बनाने थे, तो मैं यहाँ लिखती हूँ बोरोन 3 डॉट 1 2 3, तीनों के तीनों क्लोरीन ले गया, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी sp2, स्टेरिक नंबर कितना है 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो पहले तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। इसकी ज्योमेट्री क्या जाएगी, अब देखो ज्योमेट्री, तो इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब क्योंकि लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप सेम, ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन कितनी थी sp2, क्योंकि स्टेरिक नंबर 3 था, ठीक है। अगला देखो 2 और 1 का रेशियो, जैसा अभी मैंने तुम्हें पीछे का एग्जांपल पढ़ाया था SO2 का, SO2, तो सल्फर के लिए 6 डॉट बनाओ, 1 2 3 4 5 6, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और एक लोन पेयर, तो टोटल स्टेरिक नंबर कितना था 3, जिसमें से 2 सिग्मा बॉन्ड थे और एक लोन पेयर था, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन कैसा जाएगा इसका, 2 ऑक्सीजन और ऊपर एक लोन पेयर। अच्छा ज्योमेट्री सेम रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री सेम रहती है अगर स्टेरिक नंबर सेम है तो, पर शेप चेंज हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर लोन पेयर आ गया, तो ऊपर वाले को हाइड कर दो। मुझे नीचे की शेप कैसे दिख रही है, बेंट शेप दिख रही है, वी शेप दिख रही है, तो इसको बेंट लिख लो या फिर वी शेप लिख लो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन सेम जाएगी sp2, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। तो बॉन्ड एंगल की बात करते हैं ऊपर वाले के लिए, ठीक है। तो इसके लिए बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब स्टेरिक नंबर 3 है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री और शेप है, तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ठीक है। बट अगर एक लोन पेयर आ चुका है, तो लोन पेयर क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस होंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस होंगे, जिस वजह से ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, इन दोनों बॉन्ड पेयर को अंदर की तरफ पुश करेगा, और अंदर की तरफ पुश करेगा तो इनका बॉन्ड एंगल जो होगा वो क्या होगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब 120 डिग्री से कम होता है, ठीक है। तो SO2 के लिए बॉन्ड एंगल इज लेस देन 120 डिग्री, ठीक है। रीजन ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, ठीक है। तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, तो इसको लिख लो। लिख लिया सबने, कर दो चेंज। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय।